हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है एमकॉम सेकंड ईयर MCO 4, ठीक है, यूनिट नंबर 8, जिसका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन इससे रिलेटेड एग्जाम में आ चुके हैं और इसी टॉपिक में से भी कई बार क्वेश्चन बन के आते हैं। पहले हम देखते हैं टॉपिक क्या है। टॉपिक है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 की। कई बार इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है, वर्कर्स के बीच में या एम्प्लॉयर वर्कर के बीच में काफ़ी बार क्या होता है, डिस्प्यूट अराइज होते हैं। तो उस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, उस डिस्प्यूट से बाहर आने के लिए एक पर्टिकुलर एक्ट को बनाया गया, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। इस एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ एग्जाम में क्वेश्चन आता है स्ट्राइक और लॉकआउट के बीच में डिफरेंशिएट बताओ, ले ऑफ एंड रिट्रेंचमेंट के बारे में जो है वो डिफरेंस बताओ। तो ये 3 क्वेश्चन इससे पर्टिकुलरली आते हैं एग्जाम में। 3 क्वेश्चन ध्यान से देखना। पहला है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। सेकंड क्वेश्चन आता है स्ट्राइक और लॉकआउट में क्या डिफरेंस है। थर्ड है ले ऑफ और रिट्रेंचमेंट में क्या डिफरेंस है। ये 3 चीज़ों पे हम आज की वीडियो में ध्यान देंगे। मेन हमारा जो टॉपिक है वो है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, इसी के ये 2 पार्ट है। तो इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है वो हम पढ़ते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्ट आर प्रमोशंस ऑफ मेजर फॉर सिक्योरिंग एंड प्रिजर्विंग गुड रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई। यानी कि यहाँ पे कुछ ऐसे मेजर्स लिए जाएं इंडस्ट्री के अंदर जिससे कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ के बीच में स्मूथ रिलेशनशिप क्रिएट हो, अच्छे रिलेशनशिप जो है वो क्रिएट हो, ठीक है, किसी भी तरीके का जो कॉन्फ्लिक्ट अराइज होने के चांसेस ना हो। पहला, अगर हम स्मूथली पहले से मेजर लेके चलते हैं, ठीक है, पहले एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में एग्रीमेंट होगा तो कहीं ना कहीं जो कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस है वो रिड्यूस हो जाते हैं। तो फर्स्ट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्ट इज टू प्रमोट is the promotion of measure for securing and preserving good relationship between employer and employee. Now we are going to study about second objective. सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्या है? इन्वेस्टिगेशन एंड सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। इंडस्ट्री में कोई भी अगर किसी भी तरीके का डिस्प्यूट अराइज होता है तो डायरेक्टली उसके ऊपर जो है सॉल्यूशन नहीं निकाल देते। सबसे पहले क्या की जाती है? इन्वेस्टिगेशन की जाती है। किसका फॉल्ट है, क्या उसके रिगार्डिंग कोई प्रूफ है या नहीं है, पहले जो है इन्वेस्टिगेशन की जाती है, उसके बाद ही इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को सेटल किया जाता है। थर्ड पॉइंट है प्रिवेंशन ऑफ इलीगल स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट। स्ट्राइक्स क्या होती है? सबसे पहले हम ये देखते हैं, स्ट्राइक जो होती है वो वर्कर करते हैं, एम्प्लॉयज स्ट्राइक करते हैं कि भाई हम काम नहीं करेंगे जब तक हमारी पर्टिकुलर डिमांड जो है वो फुलफिल नहीं हो जाएगी, जब तक हम काम नहीं करेंगे, ये होता है स्ट्राइक। लॉकआउट की अगर हम बात करते हैं तो लॉकआउट क्या होता है कि जब एम्प्लॉयर अपने बिजनेस को बंद करता है, कहता है भाई हम जो है अभी बिजनेस नहीं खोलेंगे, जो तुम अपनी डिमांड है जब तक ये डिमांड रखोगे तब तक हम जो है बिजनेस को नहीं खोलेंगे। तो अगर हम बात करते हैं स्ट्राइक और लॉकआउट में बेसिक डिफरेंस की, तो स्ट्राइक जो होती है वो एम्प्लॉयज़ करते हैं और लॉकआउट जो होता है वो एम्प्लॉयर के द्वारा होता है, ठीक है। अब आता है प्रोवाइडिंग रिलीफ टू वर्कमैन इन द इवेंट ऑफ ले ऑफ एंड रिट्रेंचमेंट। ले ऑफ का मतलब होता है निकाल देना। ले ऑफ का मतलब क्या है? निकाल रहे हैं, ठीक है। टर्मिनेशन ऑफ द एम्प्लॉयज़, ठीक है, कि जो भी एम्प्लॉयज़ है उसको टर्मिनेट कर रहे हो, उसका जो है बिजनेस से निकाल रहे हैं। लेकिन अगर हम रिट्रेंचमेंट की बात करते हैं तो रिट्रेंचमेंट में क्या होता है? हम एम्प्लॉयज़ को क्यों निकाल रहे हैं? हम एम्प्लॉयज़ को इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि जैसे कि टेक्नोलॉजी का ज़माना आ चुका है, हर चीज़ों का अपडेट किया जा रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हर एक इंडस्ट्री जो है वो टेक्नोलॉजी का यूज़ करती है। तो जहाँ पे टेक्नोलॉजी का ज़्यादा यूज़ होगा तो वहाँ पे एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट इतनी नहीं रहेगी। मान लो पहले 100 वर्कर एक इंडस्ट्री में काम करते थे, लेकिन हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं जो अकेले ही 50 वर्कर का काम कर रही है। अगर हम वो टेक्नोलॉजी हमारी इंडस्ट्री में लेके आ रहे हैं, अपने बिजनेस में लेके आ रहे हैं, तो हमें अपने वर्कर्स को भी कम करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं हमें अपने वर्किंग जो भी वर्कर्स है वो क्या करने पड़ेंगे? निकालने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है प्रमोशन ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। प्रमोशन ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग यानी कि दोनों ही आपस में क्या करते हैं? कंसल्ट करते हैं। दोनों की वजह से क्या होता है, कई बार जो है लड़ाई होती है, तो उसका एक ऑब्जेक्टिव है कि आपस में बात जो है वो सुलटा लो, ठीक है। तो क्या क्या हमने ऑब्जेक्टिव पढ़े एक बार ये देख लेते हैं ताकि क्विक रिवीजन हमारी हो जाए। पहला प्रमोशन था कि कुछ हमें ऐसे प्रमोशन स्टार्टिंग से ही लेके चलने चाहिए जिससे कि हम क्या कर सके? सिक्योर कर सके और प्रिजर्व कर सके एक अच्छा रिलेशनशिप बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉय के बीच में। शुरू से ही हम कुछ ऐसे मेजर लेके चले कि उनके बीच में अच्छे जो है रिलेशनशिप बने रहे। अगर किसी भी तरीके का डिस्प्यूट आता है तो सबसे पहले हम उसके रिगार्डिंग इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उसके बाद ही उस इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को सेटलमेंट करने की बात होगी। उसके बाद आता है कोई भी, चाहे एम्प्लॉयर हो चाहे एम्प्लॉई हो, वह इलीगल तरीके से स्ट्राइक या इलीगल तरीके से लॉकआउट ना किया जाए, ठीक है। मतलब यही है कि इलीगल तरीके से किसी भी तरीके से काम को बंद ना किया जाए। अगर लॉकआउट होगा तो भी काम बंद होगा, अगर स्ट्राइक होगी तो भी काम बंद होगा। तो ये एक तरीके से डिस्प्यूट को ही अराइज कर रहा है।
It also provide relief to the workmen in the event of layoff and retrenchment, यानी कि कहीं ना कहीं layoff और retrenchment के केसेस में कहीं ना कहीं जो एम्प्लॉयज़ है उसको क्या मिल रहा है, एक तरीके से रिलीफ प्रोवाइड किया जा रहा है थ्रू दिस एक्ट, ठीक है। उसके बाद आता है प्रमोशन ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। अब हम आगे पढ़ते हैं। द एक्ट अप्लाई टू ऑल द इंडस्ट्री, इट इंक्लूड्स दोज कैरिड बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो, यानी कि हर एक इंडस्ट्री पे अप्लाई होता है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंडस्ट्री को सेटअप किया हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट इंडस्ट्री हो, एवरी इंडस्ट्री दिस एक्ट अप्लाई। Layoff refers to the provisional terminations of employees at the instance of the employer. Temporary or permanent discharge of worker because of economic condition and shortage of work। अगर हम अदर वर्ड्स में अगर ले ऑफ की बात करते हैं तो अदर वर्ड में ले ऑफ का मतलब क्या है, टेम्पररी, कुछ समय के लिए, या परमानेंटली, हमेशा के लिए हम वर्कर को उसके काम से निकाल रहे हैं। वाई, क्यों निकाल रहे हैं, क्या रीजंस है, बिकॉज ऑफ सर्टेन इकोनॉमिक कंडीशन। ऐसी इकोनॉमिक कंडीशंस आ चुकी है जिसकी वजह से हमें एम्प्लॉयज़ को निकालना पड़ रहा है, ठीक है। हो सकता है कि जो हमारी प्रोडक्शन थी वो हमें कम करनी पड़ रही है, ठीक है, इसकी वजह से हमें ज़्यादा एम्प्लॉयज़ की क्या रिक्वायरमेंट है तो हमें निकालना पड़ेगा। कई बार जैसे कि इकोनॉमिक कंडीशन की अगर हम बात करें कि अनसर्टेन कंडीशंस भी आ जाती है, जैसे कि कोविड की सिचुएशंस आई थी, तो उस समय इतना काम नहीं चल रहा था तो बहुत सारे जो वर्कर्स थे उनको जॉब से निकाला गया था। उसके बाद आता है शॉर्टेज ऑफ वर्क, ठीक है, काम की कमी होने की वजह से भी जो है एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया जाता है। बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से टेम्परली या परमानेंटली एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया जाता है। हो सकता है सीजनल में भी निकाल दे, अगर सीज़न है तो एम्प्लॉयज़ को ले आते हैं, अगर सीज़न नहीं होता तो वर्कर क्या काम करेंगे, कहाँ से उनको पेमेंट दी जाएगी। उसके बाद आता है रिट्रेंचमेंट। इट मीन्स इन्वॉल्विंग सेपरेशंस ऑफ द एम्प्लॉय ड्यू टू द रिप्लेसमेंट ऑफ लेबर बाय द मशीन और द क्लोज ऑफ द डिपार्टमेंट। या तो मशीन हम ले आए या फिर वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ही हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। डिपार्टमेंट क्लोज करने का क्या रीज़न हो सकता है कि हम आउटसोर्स कर रहे हैं अपने वर्क को। आउटसोर्स में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर जो बिजनेस यूनिट होती है हम उसको अपना एक डिपार्टमेंट का काम सौंप देते हैं कि भाई ये काम तुम्हें करना है। अब इससे क्या होगा कि अगर हम अपना खुद का डिपार्टमेंट बनाते हैं तो उसके लिए जो है बहुत सारे चार्जेस लगते हैं, बहुत सारी मशीनरी वगैरह लगती है, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ लगते हैं। लेकिन अगर हम एक पर्टिकुलर पर्सन को काम दे रहे हैं जिसका मेन काम ये है कि उस काम को करना, ठीक है। आउटसोर्सिंग का बेसिक मतलब ये होता है कि हम अपने एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का काम किसी और पर्सन को दे रहे हैं तो हमें वर्कर्स की कम रिक्वायरमेंट होगी, तो इसकी वजह से भी हम क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ को निकाल सकते हैं। तो आई होप कि आपको ले ऑफ और रिट्रेंचमेंट में डिफरेंस समझ में आ गया होगा क्या होता है, ठीक है। एक और पॉइंट है यहाँ पे, ले ऑफ इज एन एक्शन स्टेप। ले ऑफ क्या है, एक एक्शन स्टेप है, लेकिन अगर हम रिट्रेंचमेंट की बात करते हैं तो इट इज़ एन बिजनेस स्ट्रेटजी टू रिड्यूस कंपनीज एक्सपेंसेस। रिट्रेंचमेंट इसलिए किया जाता है ताकि हम अपने कंपनी के एक्सपेंसेस को रिड्यूस कर सके, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के कॉम्पिटिटिव सिनेरियो में। ज़्यादा से ज़्यादा हर कोई जो है वो किस पे ध्यान दे रहा है, कॉस्ट रिडक्शन पे ध्यान दिया जा रहा है, ठीक है। इसके बाद आता है अथॉरिटीज अंडर द एक्ट। इस एक्ट के अंदर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, ठीक है, इसके अंदर कौन कौन सी अथॉरिटीज़ है जो आती है। द एक्ट प्रोवाइड फॉर द फॉलोइंग अथॉरिटी फॉर इन्वेस्टिगेशन एंड सेटलमेंट ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। यानी कि बहुत सारी कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़ है, कुछ ऐसी अथॉरिटीज़ की अगर हम बात करें तो जिसका काम क्या है, जो भी अगर किसी भी इंडस्ट्री में डिस्प्यूट अराइज हुआ है बिटवीन द वर्कर्स एंड द एम्प्लॉयज़, ठीक है, एम्प्लॉयज़ और वर्कर के एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ के बीच में अगर किसी भी तरीके का डिस्प्यूट अराइज हुआ है तो उस डिस्प्यूट के रिगार्डिंग सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन करना और उस डिस्प्यूट को सेटल करना, वो किसका काम है, इन अथॉरिटीज़ का काम है। कौन कौन सी अथॉरिटी है, वो है वर्क कमेटी, कॉन्सिलेशंस ऑफिसर्स, बोर्ड ऑफ कॉन्सिलेशन, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, लेबर कोर्ट, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल और नेशनल ट्रिब्यूनल। ये तीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और काफ़ी बार आ चुका है, इस बार आएगा नहीं आएगा वो नहीं पता, ठीक है। लेकिन लेबर कोर्ट, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, नेशनल ट्रिब्यूनल, ये तीनों पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। वर्क कमेटी की अगर हम बात करें तो वर्क कमेटी क्या होती है, वर्क कमेटी आर टू बी कंस्टिट्यूटेड बाय द एम्प्लॉयर। वर्क कमेटी को कौन बनाता है, एम्प्लॉयर बनाते हैं। इन ऑल इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट इन विच 100 और मोर वर्कमैन आर एम्प्लॉयड। वर्क कमेटी को एम्प्लॉयर बनाता है, हर एक एस्टेब्लिशमेंट में बनती है जहाँ पे 100 और मोर वर्कमैन क्या है, काम कर रहे हैं। 100 से ज़्यादा लोग क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, विद इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज रिस्पेक्टिवली।
द मेन फंक्शन ऑफ सच कमेटी इज टू प्रमोट मेजर फॉर सिक्योरिंग एंड प्रिजर्विंग एमेनिटी एंड गुड रिलेशनशिप बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉई। बेसिकली क्या है, जो हमारी वर्क कमेटी होती है ये कौन बनाता है, एम्प्लॉयर वर्क कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट करता है। उन इंडस्ट्रीज़ में बेसिकली इसको बनाया जाता है जहाँ पे 100 से ज़्यादा वर्कर एम्प्लॉय हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है। और साथ ही साथ इसका जो मेन फंक्शन होता है इस कमेटी का वो ये होता है कि दोनों ही एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में जो है वो अच्छे रिलेशनशिप बना के रखे। किसी भी तरीके का कोई चांसेस होना ही नहीं चाहिए कि उन दोनों के बीच में क्या हो, किसी भी तरीके का डिस्प्यूट अराइज हो। उसके बाद आता है द एक्ट सिक्स टू रिजॉल्व इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट इन द फर्स्ट इंस्टेंस थ्रू कॉन्सिलेशन। जैसे कि पहले हमने बात किया कि किसी भी तरीके का जो डिस्प्यूट्स होता है उसके रिगार्डिंग इन्वेस्टिगेशन की जाती है। उसके बाद हम ये सोचते हैं कि किस तरीके से क्या एक्शंस ले जिससे कि जो डिस्प्यूट अराइज है वो सेटल हो सके। तो फर्स्ट हमने वर्क कमेटी के बारे में पढ़ लिया जो एम्प्लॉयर बनाता है ताकि गुड रिलेशनशिप एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में एस्टैब्लिश रहे। इन केस अगर कभी डिस्प्यूट अराइज होता है तो क्या किया जाता है, कॉन्सिलेशन का यूज़ किया जाता है। The Act seeks to resolve industrial dispute in the first instance through conciliation। सबसे पहले क्या किया जाएगा, conciliation का यूज़ किया जाएगा। तो फॉर दिस पर्पस द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में अपॉइंट कॉन्सिलेशन। इस पर्पस के लिए जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो क्या करती है, कॉन्सिलेशन ऑफिसर को अपॉइंट करती है हु आर टू मीडिएट इन एंड प्रमोट सेटलमेंट ऑफ एनी डिस्प्यूट। यानी कि कॉन्सिलेशन ऑफिसर का काम क्या होता है, डिस्प्यूट्स को सॉल्व करना। इफ अ कॉन्सिलेशन ऑफिसर इज अनेबल टू सेटल डिस्प्यूट in a friendly manner, ठीक है, disputes in a friendly manner, if it is to be referred to the board of council appointed by the government consisting of a chairman and 2 or 4 other members equally representing the two parties। ठीक है, जैसे कि हम पहले अपने इस पे जाते हैं तो हमारा पहला था वर्क कमेटी जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। सेकंड था हमारा काउंसिलेशन ऑफिसर कि जो डिस्प्यूट अराइज होते हैं सबसे पहले काउंसिलेशन ऑफिसर के पास जाता है, वो उस डिस्प्यूट को जो है सॉल्व करने की कोशिश करता है। अगर डिस्प्यूट काउंसिलेशन ऑफिसर सॉल्व नहीं करता है तो किसके पास जाता है, बोर्ड ऑफ काउंसिल के पास, बोर्ड ऑफ काउंसिलेशन के पास जाता है। बोर्ड ऑफ काउंसिलेशन को कौन अपॉइंट करता है, इट इज़ अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट कंसिस्टिंग ऑफ चेयरमैन, 2 or 4 अदर मेंबर्स इक्वली रिप्रेजेंटिंग द टू पार्टी। या 2 या 4 मेंबर जो होते हैं चेयरमैन के साथ होते हैं जो दोनों ही पार्टीज को इक्वली रिप्रेजेंट करते हैं। किसी एक पार्टी के फेवर में नहीं होते हर कोई, जैसे कि एक तो चेयरमैन हो गया या तो 2 अदर मेंबर्स होंगे या 4 अदर मेंबर्स होंगे। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे एक एम्प्लॉयर के फेवर में या फिर सारे के सारे जो है एम्प्लॉय के फेवर में। दोनों ही पार्टीज को वो इक्वली क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दोनों की पॉइंट ऑफ व्यू से जो है बातें कर रहे हैं। द एक्ट ऑल्सो प्रोवाइड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। उसके बाद जो है क्या किया जाता है, एक इंक्वायरी होती है, ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ 1 or more इंडिपेंडेंट पर्सन इन ऑर्डर टू असर्टेन द फैक्ट रिलेटिंग टू एनी डिस्प्यूट बट देयर फाइंडिंग आर नॉट बाइंडिंग ऑन एनी पार्टी। अब क्या होता है, जैसे कि हमने बात की वर्क कमेटी की, काउंसिलेशन ऑफिसर की, बोर्ड ऑफ काउंसिल की, इसके बाद आता है कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कि जो भी डिस्प्यूट्स अराइज हुए हैं दोनों पार्टी को उसको सॉल्व करने के लिए कहीं ना कहीं हमें इंक्वायरी करनी पड़ेगी, इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब क्या होता है कि द एक्ट ऑल्सो प्रोवाइड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द कोर्ट ऑफ इंक्वायरी विच कंसिस्ट ऑफ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी को जो है अपॉइंट किया जाता है। उसका मेन काम क्या होता है कि जो भी फैक्ट्स है रिलेटेड टू डिस्प्यूट उसको कलेक्ट करे, ठीक है। The Act also provide for a 3-tier education machinery for settlement of dispute in the event of failure of the conciliation proceeding। conciliation proceeding अगर फेल हो जाती है, चाहे वो कॉन्सिलेशन ऑफिसर के द्वारा या फिर बोर्ड ऑफ कॉन्सिलेशन के द्वारा, तो प्रोसीडिंग कहाँ जाती है, 3-tier एजुकेशन मशीनरी के पास जाती है। मैंने कहा था क्वेश्चन आएगा इसमें। 3-tier एजुकेशन मशीनरी क्या होती है, जहाँ पे आता है लेबर कोर्ट, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल और नेशनल ट्रिब्यूनल। ये तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेबर कोर्ट, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल और नेशनल ट्रिब्यूनल। द एक्ट ऑल्सो प्रोवाइड फॉर अ 3-tier judicial machinery for settlement of dispute in the event of failure of the conciliation proceedings। It consists of labor court, tribunal, industrial tribunal and national tribunals, ठीक है। अब यहाँ पे आता है disputes related to matters listing under 2nd और 3rd schedule may be referred to as a labor court for education। Such matter कैन ऑल्सो बी रेफर टू एन इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल। अभी हमने लेबर कोर्ट, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल की बात की, तो ये क्या करते हैं, देखो, डिस्प्यूट रिलेटेड टू मैटर लिस्टेड अंडर 2nd and 3rd शेड्यूल। 2nd शेड्यूल और 3rd शेड्यूल में जो भी मैटर है कि इन मैटर से रिलेटेड अगर डिस्प्यूट अराइज होता है तो वो डिस्प्यूट जो है लेबर कोर्ट में जाएगा, ठीक है। अगर
इन शेड्यूल 2 और शेड्यूल 3 में कुछ मैटर्स की लिस्ट बनाई हुई है कि मान लो कि इंडस्ट्री के अंदर इन मैटर के रिगार्डिंग अगर किसी भी तरीके का डिस्प्यूट अराइज होता है तो मैटर जो है वो लेबर कोर्ट में जाएगा, और यही मैटर अगर इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में भी जा सकता है। सबसे पहले लेबर कोर्ट में जाता है, वहाँ पे अगर सुनवाई नहीं होती, वहाँ पे अगर कोई आंसर अगर नहीं मिलता, सेटलमेंट डिस्प्यूट की नहीं होती, तो वो कहाँ पे जाता है, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में जाता है। ठीक है, अब आता है कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स इन्वॉल्व एनी क्वेश्चंस ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस और which relate to industrial establishment located in more than one state may be referred to as a national tribunal। यानी कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो जिसकी एज अ नेशनल इम्पोर्टेंस है, एक ऐसा डिस्प्यूट जिसकी नेशनल लेवल पे इम्पोर्टेंस है और विच इज़ रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट लोकेटेड इन मोर देन वन स्टेट। ठीक है, और एक ऐसी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट जो एक से ज़्यादा स्टेट में क्या है, लोकेटेड है, तो उस केस में जो है डिस्प्यूट जो होगा वो कहाँ पे जाएगा, नेशनल ट्रिब्यूनल के पास जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा रेफरेंस टू आर्बिट्रेशन, वेयर एनी डिस्प्यूट इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एग्जिस्ट द एम्प्लॉयर एंड द वर्कमैन में एग्री टू रेफर द डिस्प्यूट टू आर्बिट्रेशन, दे कैन डू सो ओनली बाय रिटन एग्रीमेंट। कई बार क्या होता है कि अगर इंडस्ट्री में डिस्प्यूट अराइज होता है वर्कर और एम्प्लॉयर के बीच में, तो वो दोनों आपस ही एग्री होके दोनों जो है वो आर्बिट्रेशन के लिए भी जा सकते हैं, बट दे कैन डू सो ओनली बाय रिटन एग्रीमेंट। ये ऐसा तभी कर पाएंगे जब वो एक रिटन एग्रीमेंट जो है वो देंगे। ठीक है, इसके बाद हम जानते हैं स्ट्राइक्स और लॉकआउट के बारे में। द एक्ट हैज़ रिकॉग्नाइज द एम्प्लॉयज़ राइट टू स्ट्राइक विच कैन बी एक्सरसाइज आफ्टर कंपाइलिंग विद सर्टेन कंडीशंस रिगार्डिंग services of notice etc. and only on the failure of conciliations proceeding. However, a strike by workmen or lockout an occasions when an employer prevent workers from entering their place of work until they agree by an employer is prohibited and become illegal under section 23 of the act if it is commenced or declared. बेसिकली स्ट्राइक और लॉकआउट होता क्या है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो इसके अंदर कुछ पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं। During the pendency of conciliation proceeding before a board and the 7 days after the conclusions of such proceeding, during the pendency of proceeding before a labor court or tribunal and 2 months after the conclusion of such proceeding, during the pendency of arbitration proceeding and 2 months after conclusion, and during any period in which settlement or award is in operation, it may be noted that a lockout declared in consequences of an illegal strike or a strike declared in consequences of an illegal lockout is not deemed to be illegal। पढ़ लेते हैं क्या है, फिर से अच्छे से समझ लेते हैं। द एक्ट हैज़ रिकॉग्नाइज द एम्प्लॉयज़ राइट to strike which can be exercised after compiling with certain condition regarding service of notice etc. and only on the failure of conciliation proceeding। सबसे पहले कहा गया कि मान लो हमने कहा था कि इंडस्ट्री में डिस्प्यूट अराइज हुआ है किसी भी चीज़ को लेके, तो उसके रिगार्डिंग क्या किया जाता है, कोर्ट में जाया जाता है, कॉन्सिलेशंस होती है, कॉन्सिलेशन अगर सॉल्व नहीं कर पाती तो बोर्ड ऑफ कॉन्सिलेशन के पास जाता है, 3 टायर जुडिशियल एडजुडिशरी के पास जाता है, लेबर कोर्ट में जाता है, नेशनल कोर्ट में जाता है, ट्रिब्यूनल जो है इंडस्ट्रियल कोर्ट में जाता है, तो और उसमें भी अगर ना हो पाए तो आर्बिट्रेशन जो है उसके पास जाता है। तो स्ट्राइक और लॉकआउट कब की जाए, यहाँ पे कहा गया स्ट्राइक और लॉकआउट जो है वो तभी की जाएगी जब जो है काउंसिलेशन प्रोसीडिंग जो है फेल हो जाती है। काउंसिलेशन से अगर कोई भी रास्ता नहीं निकलता, कोई भी जो है वो सेटलमेंट नहीं हो पाती, ठीक है, तो जो है उसके बाद ही स्ट्राइक और लॉकआउट होगा। सबसे पहली बात ये है कि अगर स्ट्राइक हो रही है, लॉकआउट हो रहा है, तो नोटिस देना पड़ेगा। ठीक है, पहले नोटिस देना पड़ेगा, उसके बाद ही ये जो है स्ट्राइक या लॉकआउट हो सकती है। हाउएवर स्ट्राइक बाय वर्कमैन और लॉकआउट, स्ट्राइक कौन करता है, वर्कर्स करते हैं, लॉकआउट कौन करता है, एम्प्लॉयर करता है, इज़ प्रोहिबिटेड एंड बिकम इलीगल, यानी कि दोनों ही काम क्या है, इलीगल है अंडर सेक्शन 23 ऑफ द एक्ट इफ इट इज़ कमेंस्ड और डिक्लेयर्ड ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ कॉन्सिलेशन प्रोसीडिंग बिफोर अ बोर्ड, यानी कि जब कॉन्सिलेशन प्रोसीडिंग चल रही है, अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया है, कोई सेटलमेंट नहीं हुई है, जब कॉन्सिलेशन प्रोसीडिंग चलती है, ठीक है, बोर्ड के पास, या फिर कॉन्सिलेशन प्रोसीडिंग होने के 7 दिन बाद, ठीक है, कंक्लूजन आने के 7 दिन बाद, या फिर कॉन्सिलेशन प्रोसीडिंग चलते वक्त आप किसी भी तरीके के स्ट्राइक या लॉकआउट नहीं करोगे।
ठीक है, वो इलीगल मानी जाएगी अंडर सेक्शन 23। उसके बाद कहा गया ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग बिफोर अ लेबर कोर्ट ट्रिब्यूनल और एंड 2 मंथ आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ सच प्रोसीडिंग, यानी कि प्रोसीडिंग चल रही है अभी जो है लेबर कोर्ट में या ट्रिब्यूनल में, ठीक है, उस समय अगर आपने लॉकआउट और स्ट्राइक की तो वो इलीगल होगी। मान लो लेबर कोर्ट और ट्रिब्यूनल ने अपना जो है सेटलमेंट कर दी, अपना जो है निर्णय सुना दिया, उसके बाद उसके 2 महीने बाद आप फिर से क्या करने जा रहे हो, स्ट्राइक या लॉकआउट करने जा रहे हो, तो वो इलीगल है। ठीक है, ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग एंड 2 मंथ आफ्टर कंक्लूजन, आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग चल रही है, उसके बीच में अगर आपने स्ट्राइक करती है तो वो गलत है, लॉकआउट किया तो वो इलीगल है। ठीक है, लेकिन हाँ आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग आ गई, उसके तुरंत बाद आप कर सकते हो, लेकिन 2 महीने होने के बाद आपको याद आ रहा है कि भाई नहीं हमें तो सोल्यूशन मिला ही नहीं अपनी प्रॉब्लम का, उसके बाद आप जो है वो लॉकआउट और स्ट्राइक कर रहे हो, दैट्स इलीगल। ठीक है, ड्यूरिंग एनी पीरियड इन विच सेटलमेंट और अवॉर्ड इज इन ऑपरेशन, यानी कि या फिर आपने उस समय कर दी जब आपको जो है सेटलमेंट ही नहीं हुई डिस्प्यूट के रिगार्डिंग, कोर्ट बोर्ड में है, ठीक है, कॉन्सिलेशन चल रही है, आर्बिट्रेशन के पास है, लेबर कोर्ट ट्रिब्यूनल, यहाँ पे कहीं पे भी किसी भी तरीके का ऑपरेशन चल रहा है, अभी तक सेटलमेंट नहीं हुआ है, उस समय आपने ये काम कर दिया स्ट्राइक और लॉकआउट का, तो अभी इलीगल माना जाएगा। हाँ, एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, इट मे बी नोटेड दैट अ लॉकआउट डिक्लेयर्ड इन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एन इलीगल स्ट्राइक, लॉकआउट कब डिक्लेयर किया जाता है, इट मे बी नोटेड दैट अ लॉकआउट डिक्लेयर्ड इन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एन इलीगल स्ट्राइक, इलीगल तरीके से स्ट्राइक की जा रही है। ठीक है, इसकी वजह से क्या किया, ऑर्गेनाइजेशन ने लॉकआउट कर दिया, यानी कि काम को बंद कर दिया, और अ स्ट्राइक डिक्लेयर्ड इन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एन इलीगल लॉकआउट, ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, बेफालतू में ही काम बंद कर दिया कि भाई हमारी ये डिमांड जो है वो मानो तभी हम जो है तुम्हें काम देंगे, तो वर्कर्स ने भी क्या कर दी, स्ट्राइक कर दी, भाई तुम लॉकआउट कर दोगे तो हम भी स्ट्राइक कर देंगे, आज से किसी भी इंडस्ट्री में किसी भी तरीके का काम नहीं होगा। तो गवर्नमेंट कहती है ये इलीगल नहीं है, गवर्नमेंट क्या कह रही है उस केस में, ये इलीगल नहीं है। ठीक है, द एक्ट इंक्लूड प्रोविजन स्पेसिफाइंग पनिशमेंट इंक्लूडिंग imprisonment or fine or both for illegal strike by workmen, illegal lockout by employers motivating other to take part in strike or lockout which is illegal, giving financial help in support of illegal strike or lockout, breach of settlement of award or awards, disclosing confidential information, closure without notice and other offenses। तो कहा गया ये जो एक्ट है हमारा, ठीक है, इस एक्ट के मुताबिक अगर इलीगल तरीके से स्ट्राइक की गई वर्कमैन के द्वारा, इलीगल तरीके से लॉकआउट किया गया एम्प्लॉयर्स के द्वारा, किसी ने मोटिवेट किया, ठीक है, किसी और ने मोटिवेट किया कि भाई तुम स्ट्राइक कर लो, लॉकआउट कर लो, इलीगल है, ये क्या है, इलीगल है। ठीक है, किसी ने फाइनेंशियली सपोर्ट किया लॉकआउट के लिए, स्ट्राइक्स के लिए, ये भी इलीगल है। ठीक है, कोई भी सेटलमेंट हुई थी रिगार्डिंग टू इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, उसको ब्रीच कर दिया, ठीक है, या कोई अवार्ड जो था, अवार्ड क्या हो गया, कॉन्सिलेशन में अवार्ड क्या होगा कि आपका जो डिस्प्यूट है उसको सॉल्व करना ही एक तरीके से रिवॉर्ड है, अगर उसको ब्रीच करते हो आप, अपने कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन किसी गैर को बताते हो। ठीक है, क्लोजर विदाउट नोटिस, यानी कि अगर काम को बंद करना बिना किसी नोटिस के, चाहे वो वर्कर हो या एम्प्लॉयर हो, ठीक है, तो वो इलीगल है, उसके रिगार्डिंग जो है क्या किया जाएगा, इम्प्रिजनमेंट में भी डाला जा सकता है, जेल में भी डाला जा सकता है, या फिर आपको फाइन वगैरह पे करना पड़ेगा, या फिर दोनों ही काम हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है ले ऑफ और रिट्रेंचमेंट, इफ एनी वर्कमैन हु हैज़ कंप्लीटेड एटलीस्ट 1 ईयर कंटिन्यूस सर्विसेज इज लेड ऑफ, he must be paid compensation by the employer equal to 50% of the total of basic wages and dearness allowances that would have been payable to him। ले ऑफ और रिट्रेंचमेंट के केसेस की हम बात कर रहे हैं। इफ़ एनी वर्कर हु हैज़ कंप्लीटेड एटलीस्ट 1 ईयर कॉन्टिन्यूस सर्विसेज इज लेड ऑफ, एक वर्कर था, मतलब वर्कर्स की हम बात कर रहे हैं, वर्कर्स ने 1 साल की कंप्लीट सर्विसेज कॉन्टिन्यूस तरीके से पूरी की है और उसको फिर भी निकाल दिया जा रहा है, उस केसेस में एम्प्लॉय को कंपनसेशन देगा, कितना कंपनसेशन देगा, जो भी एम्प्लॉय का बेसिक पे है, जो भी डियरनेस अलाउंसेस है, उसका 50% जो है एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज़ को देगा। सच वर्कमैन कैन नॉट बी रिट्रेंच बाय द एम्प्लॉयर अनलेस द वर्कमैन हैज़ बीन गिवन 1 month नोटिस और पेड वेजेस इन ल्यू देयरऑफ
and is paid compensation equal to 50 days average pay for every completed years of services in excess of 6 months. सेकंड का है कि अगर एम्प्लॉयर को रिट्रेंच कर रहा है, जो है रिट्रेंचमेंट की बात आ गई कि एम्प्लॉयर को निकाल रहा है काम से, ठीक है, तो जो एम्प्लॉय है उसको 1 महीने पहले नोटिस देना पड़ेगा, साथ ही साथ उसकी जो वेजेस है वो भी देनी पड़ेगी एंड साथ ही साथ कंपनसेशन देना पड़ेगा, कंपनसेशन विच इज़ इक्वल टू 50 डेज एवरेज पे, 50 दिन का जो भी एवरेज पे बनता है फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विसेज की उसने जो अपनी कंप्लीट जितने भी साल उसने सर्विसेज पे की है, ठीक है, और साथ ही साथ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ. द एम्प्लॉयर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू सर्व नोटिस ऑन एन अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अबाउट द रिट्रेंचमेंट. साथ ही साथ जो भी एम्प्लॉयर है उसको गवर्नमेंट को भी क्या देना पड़ेगा, एक नोटिस देना पड़ेगा, रिट्रेंचमेंट के बारे में बताना पड़ेगा, ठीक है. ठीक है, इसके बाद आता है क्लोजिंग डाउन एन अंडरटेकिंग. वेयर एन अंडरटेकिंग इज क्लोज डाउन फॉर एनी रीजन whatsoever every workman who has been in continuous service for at least 1 year is entitled to notice and compensation in the case of retrenchment. क्लोजिंग डाउन ऑफ एन अंडरटेकिंग को जब बंद किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं जो भी हमारे वर्कर्स हैं, ठीक है, उनको क्या दिया जाना चाहिए, नोटिस दिया जाना चाहिए कि जो है हम क्या कर रहे हैं, तुम्हें काम पे अब नहीं रख सकते. साथ ही साथ उनको कंपनसेशन प्रोवाइड किया जाना चाहिए, जो भी एम्प्लॉयर की वजह से एम्प्लॉयज़ को जो प्रॉब्लम होगी, ठीक है, उससे बचने के लिए उसको क्या देना चाहिए, कंपनसेशन देना चाहिए. कब, इन केस ऑफ रिट्रेंचमेंट के केसेस में जो है वो कंपनसेशन पे किया जाना चाहिए. कंपनसेशन कितना होगा वो हमने पढ़ लिया है. However, if the undertaking is closed down on account of unavoidable circumstances beyond the control of the employer, the compensation payable to the workman may not exceed his average pay of 3 months. तो इसमें यही कहा गया है कि अगर कुछ ऐसे रीजन की वजह से जो है इंडस्ट्रीज या बिजनेस अंडरटेकिंग जो है वो क्लोज हो रही है, जो कि एम्प्लॉयर के हाथ में नहीं थी, ठीक है, जो अनअवॉइडेबल रीज़न की वजह से जो है बिजनेस बंद हो रहा है, उस केस में जो कंपनसेशन पे किया जाएगा वर्कमैन को वो कितना होना चाहिए, एवरेज पे फॉर 3 मंथ, ठीक है. उसके बाद आता है देयर आर सेपरेट क्लाउज इन द एक्ट एज रिगार्ड कंपनसेशन पेबल इन द केस ऑफ अंडरटेकिंग हु आर एंगेज इन मिक्सिंग ऑपरेशंस एंड इन द केस ऑफ अंडरटेकिंग फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, ब्रिजेस, रोड्स, कैनाल्स, डैम्स एक्सेट्रा. ठीक है, देयर आर separate clause in the act as regarding compensation payable in case of undertaking who are engaged in all these activities. It may be noted that as per the provision under chapter 5b of the act, the employer concerned are required to obtain prior permission of the appropriate government on an application made in that behalf where any workman is to be laid off or retrenchment or any undertaking to be closed down. ले ऑफ के केसेस में, रिट्रेंचमेंट के केसेस में, ठीक है, या फिर जब बिजनेस को क्लोज डाउन कर रहे हैं तो उस केसेस में सबसे पहले जो है गवर्नमेंट को नोटिस दिया जाएगा, एप्लीकेशन दी जाएगी. तो ये थी आज की हमारी वीडियो. आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी, टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, ठीक है. तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना. थैंक्स फॉर वॉचिंग.